नमस्कार एवटेरिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय और लगातार पिछले कुछ दिनों से जितने भी टॉपर्स से आप बात कर रहे हैं, एवटेरिया में आकर टॉपर्स बात कर रहे हैं, वो एक कार्यक्रम की बात ज़रूर करते हैं, लेखनी कार्यक्रम की। साथ ही एवटेरिया के जो मैगजीन्स हैं, मेंस मिरर है या बाकी जो कंटेंट है, उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं। तो सवाल है कि भाई ये कंटेंट बनाते कौन लोग हैं। आज जिस टीम से हम लोग मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो टीम हमारी वही टीम है। यही टीम लीड करते हैं, एक बड़ी टीम है, उसको लीड करने वाले जितने लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं। जो लेखनी कार्यक्रम हुआ या फिर जो भी कंटेंट बनता है, इन्हीं के निर्देशन में बनता है। तो सबसे पहले तो प्रवीण सर, मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप परिचय करा दीजिए अपने इन धुरंधरों से। सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी का भी इस पूरे कार्यक्रम में स्वागत है। एक एक करके मैं परिचय कराता हूँ। हमारे बगल में है सुरेंद्र सर। ये जितना भी लेखनी का ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम होता है तो उसके पूरे मैनेजमेंट पार्ट को अकेले संभालते हैं और बच्चों के इनरोलमेंट से लेके बच्चों के क्यूरीज और उनके पर्सनल डाउट कुछ और मोबाइल कॉल्स, ये सारे चीज़ों को अकेले हैंडल करते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे जो मेंस के बाद इंटरव्यू में आते हैं तो वो मुझे लगता है कि एडुटेरिया से जुड़े हुए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कोई भी नहीं होंगे जिनके पास इनका नंबर नहीं होगा, क्योंकि मॉक शेड्यूल कराना, दिशा प्रोग्राम शेड्यूल कराना, एडुटेरिया के सम्मान समारोह में आना, इन सारे प्रक्रियाओं में सुरेंद्र सर लीड रोल में रहते हैं और इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के नेतृत्व में ये सारी प्रक्रियाएँ आगे बढ़ती हैं। साथ में है लालजी सर। लालजी सर जो है वो जीएस के जितने भी लेखनी प्रोग्राम से जुड़े हुए मॉडल आंसर जाते हैं हिंदी माध्यम में, तो वो जो है वो लालजी सर के नेतृत्व में जाता है। और इसके अतिरिक्त जो मेंस मिरर की किताब है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आकर के तारीफ़ की कि सर टू द पॉइंट है मेंस के रिगार्डिंग जो कंटेंट है, तो वो हिंदी माध्यम इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के नेतृत्व में तैयार हुआ है। इनके बगल में है विवेक जी, और विवेक जी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनका माध्यम अंग्रेजी है। तो लेखनी के जितने मॉडल आंसर कंटेंट जाते हैं वो विवेक जी के नेतृत्व में तैयार होते हैं और अंग्रेजी माध्यम के जीएस के कंटेंट प्लस जो अंग्रेजी माध्यम का मेंस मिरर है वो भी विवेक जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। उनके बगल में है संतोष जी। संतोष जी जो है वो हमारे यहाँ हिंदी माध्यम का जो निबंध है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा जिसमें फीडबैक से रहा। हूबहू आ भी गया था। हाँ, जिसमें लेखनी में जो है वो हूबहू बहुत सारे प्रश्न आ गए थे। तो जो प्रशंसा होती है उनमें एक इम्पॉर्टेंट और सबसे नेतृत्व वाला रोल जो है वो संतोष जी का है हिंदी माध्यम में। उनके बगल में है सोनू जी। ये इस बार सेलेक्ट भी हुए हैं तो उनको अभी हम लोगों ने बधाइयाँ भी बहुत दी है। तो उन्होंने उनके माध्यम से या उनके नेतृत्व में जो है अंग्रेजी माध्यम का जो निबंध है वो तैयार होता है, प्लस अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में भी मेंस मिरर आती है, जिनमें हिंदी माध्यम में संतोष जी का और अंग्रेजी माध्यम में सोनू जी का बहुत ज़्यादा एक बार तो योगदान है। जोरदार ताली बनती है हम सबकी तरफ से। देखिए, ये पूरी टीम आपने अपने विज़न पर तैयार की है और आप ही के डायरेक्शन के हिसाब से ये टीम काम करती है। तो ज़्यादातर सवाल तो आप ही शुरू कीजिए, आप ही ज़रा इन लोगों से पूछिए। ये बिल्कुल सही बनता भी है। मैं एक एक करके कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे बच्चों का एक बहुत बड़ा अभी कंसर्न ये आ रहा है कि एडुटेरिया का जो कंटेंट है वो एकदम टू द पॉइंट रहता है, ज़्यादा भटकाव नहीं करना पड़ता है, सिलेबस के एकदम आसपास होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ अनावश्यक चीज़ें हमें पढ़ने के लिए कही जा रही है। तो सबसे पहले मैं लालजी सर से ये जानना चाहूँगा कि आखिर कंटेंट को टू द पॉइंट रखने और एग्ज़ाम पैटर्न के ओरिएंटेड रखने के लिए आप क्या ऐसा सोचते हैं, कैसे इसमें अपना इनपुट देते हैं? सर, मैं इस एडुटेरिया से कोविड के दौरान जुड़ा था आपसे। तो एक तो अभी जो 17वीं बीपीएससी में इतना हमारा लेखनी सफल रहा, तो जो 66वीं से हम लोग काम कर रहे थे तो एक एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिला। और जब हमको जो फाइनल करके मॉडल आंसर बनाना हो या कोई चीज़ और हो, तो जैसे सुरेंद्र सर हो या आप हो, एक एक्सपीरियंस लोग जब हैंडल करते हैं चीज़ों को तो काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अलावा जिस तरह के प्रश्न बदलते हुए प्रारूप में लगातार प्रीवियस ईयर को देखना और आने वाले घटनाओं को अच्छे से देखना, जैसे कि कुछ चीज़ें योजना, कुरुक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, उसके अलावा जो दैनिक जागरण हो गया जिसका राष्ट्रीय संस्करण है, द हिंदू के कुछ चीज़ों को देखना और उस परिप्रेक्ष्य को समझना कि कैसे करके जो अगले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। 17वीं
में मुझे याद है कि इस लेखनी प्रोग्राम की सफलता इसलिए भी मिली क्योंकि पॉलिटी के 2 प्रश्न जो हम लोगों ने पूछे थे सीधे सीधे जीएस में पूछ दिया था करंट वाले सेक्शन में, तो जिसका बहुत बच्चे तारीफ भी करते हैं कि निश्चित रूप से ये रहा। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई, काफ़ी पुराना हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि 66वीं में सर आपके द्वारा बच्चों के लिए काफ़ी फ्री इनिशिएटिव था, उस समय कोई फीस नहीं लगता था। और याद है बहुत ज़्यादा बच्चों ने बोला भी था जब 66वीं के दौरान। 67वीं में हम आते थे तो हुआ कि पहले टेस्ट हो रहा है, उसके 1 वीक बाद मॉडल आंसर जा रहा है। तो फिर सर से बात हुई तो सर बोले थोड़ा और मेहनत करिए, टीम को और बड़ा करके सर हमको दिए और एक बड़ी टीम के साथ और योग्य नेतृत्व के साथ हम बढ़ते गए और धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई कि जो हम क्वेश्चन को एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर को और आने वाले वर्षों में करंट के साथ जोड़कर उस ट्रेंड को समझे। और अक्सर सर का भी सजेशन रहता है कि कम से कम यूपीएससी के प्रश्न या अन्य पीसीएस के प्रश्न हैं उसको देखिए, और उस सजेशन का सर बहुत बार फायदा हुआ है। आज की स्थिति क्या है? जो मॉडल आंसर 1 हफ्ते बाद जाता था वो आज किस स्थिति में है? अब तो मतलब 2 दिन पहले मतलब कि तैयार हो जाता है, कुछ लोग देख भी लेते हैं और क्वेश्चन तो लगभग सर को 1 दिन के बाद ही जब हम लोग जैसे क्वेश्चन एग्जाम बनाते हैं आप तो दिखाते दे रहे हैं मॉडल आंसर मिल जाता है। हैं। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म और मॉडल आंसर मिल जाता है तो ये एक अच्छा चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ कि जैसे अगर सुरेंद्र सर हो, परवीन सर हो तो पर्सनली इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं, गाइड करते हैं, तो हमारे लिए जब योग्य लोग रहते हैं साथ में तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। एक प्रश्न विवेक से, क्योंकि जैसे पिछले आपने कहा कि 3-4 सालों में हम लोग काम कर रहे हैं इसी सिस्टम में, 65वीं से ये स्टार्ट हुआ था, आज हम लोग 70वीं में आ गए हैं और ये सारा चल रहा है। और पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि एडुटेरिया का कंटेंट अच्छा आता है, मॉडल आंसर अच्छा आता है। तो कितना दबाव रहता है, क्योंकि ये तो बाकी लोगों को नहीं पता चलता है कि भाई कितना दबाव रहता है कि नहीं अपना कंटेंट बहुत अच्छा देना है, किसी स्टूडेंट्स से एक शिकायत तक नहीं आती है कि हाँ ये कहीं का कॉपी हो रहा है, ये कहीं का मैच हो रहा है, ये कंटेंट लग रहा है ये तो पिछले साल वाला रिपीट, हाँ या एआई से बना है या रिपीट कर दिया गया है, ये तो पिछले बार भी यही दिया गया था वही रिपीट हो गया है। तो कितना दबाव होता है फ्रेश कंटेंट, अच्छा कंटेंट, टू द पॉइंट, टाइमली डिलीवर करने का? सर हमारे टीम के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है कि मतलब कंटेंट को फ़िल्टर आउट करना, कंटेंट को फ़िल्टर आउट करने के साथ साथ ऐसा डेटा और फैक्ट देना ताकि वो आंसर को हम लोग जस्टिफाई कर सकें। तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया उससे डेटा को लेते हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट हो गया उससे डेटा को लेते हैं, एआरसी की रिपोर्ट हो गई उससे डेटा को लेते हैं, और जो भी योजना चल रही है गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की जो भी योजना चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना चल रही है, तो फिर क्या करते हैं कि उनके साइट पे जाके जो भी देखते हैं स्कीम्स क्या चल रहे हैं उनके, तो उनके जो भी डेटा और फैक्ट्स हैं उनको लेते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं कि क्या बच्चों को देना है जो कि एग्जाम में वो लिखे तो उनका आंसर ज़्यादा जस्टिफाइड हो उनके मतलब आंसर्स में जो लिखेंगे, तो फिर हम लोग इस तरह से तैयार करते हैं टेस्ट के मॉडल आंसर को। जैसे पिछली बार 70वीं में एक नई श्रृंखला स्टार्ट हुई थी कि हम लोग टेस्ट जो होना था उसका सिलेबस डिज़ाइन होता था, सिलेबस के हिसाब से 1 वीक पहले उनको कंटेंट दे दिया जाता था, वो पढ़ के आते थे, टेस्ट देते थे, देन टेस्ट के बाद उनको मॉडल आंसर दिया जाता था। तो कंटेंट भी देना है और कंटेंट के बाद मॉडल आंसर भी देना है, और दोनों मैच नहीं करना चाहिए एकदम हूबहू, नहीं तो बच्चे को लगेगा कि फिर 2 अलग अलग चीज़ें तो आपने दी ही नहीं। तो क्या इसका भी प्रेशर रहता है कि नहीं कंटेंट थोड़ा अलग हो, मॉडल आंसर उससे भी थोड़ा एडवांस हो? एक्चुअली क्या है कि टेस्ट से पहले हम लोग हैंड आउट दिया करते थे, तो जो भी सिलेबस है हमारा डे का उससे पहले हम लोग को हैंड आउट डिलीवर करना पड़ता था ताकि नेक्स्ट वीक का टेस्ट वो लोग पढ़ के आ सकें। तो जो हैंड आउट हम लोग जो तैयार करते थे तो उससे भी हम लोग को ये भी देखना रहता था कि मॉडल आंसर से मैच ना हो। तो उनका जो भी सिलेबस है हैंड आउट का, जो भी टॉपिक है हैंड आउट को, वो हम लोग ऐसे जगह से लेते थे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से ले रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड जगह से ले रहे हैं ताकि वो मैच ना करे। फिर उसी चीज़ को हम लोग कंसोलिडेट करके जो भी आंसर राइटिंग फॉर्म में है, वर्ड्स लिमिट को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता था कि कितने वर्ड्स लिमिट में लिखना है। हैंड आउट तो नोट्स होता था, उसमें वर्ड्स लिमिट का ध्यान नहीं रखना है हम लोगों को, लेकिन मॉडल आंसर हम लोग को वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना है। तो उसी कंटेंट को हम लोग कंसोलिडेट करते थे पहले, कंसोलिडेट करके डेटा के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, तब वो मॉडल आंसर जाके तैयार होता था। तब वो हैंड आउट और मॉडल आंसर दोनों अलग तरीके से लिखा जाता था और अलग तरीके से उसे समझा जाता था। उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं महसूस करता हूँ एक टीचर के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे, कि बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि मॉडल आंसर एकदम वैसा होना चाहिए जिसको हम डायरेक्ट एग्जाम में पुट कर सकें, कि यानी इंट्रो भी उतना ही बड़ा, उसका मेन बॉडी उतना ही बड़ा, कंक्लूजन में भी उतने ही पॉइंट हो जितना मैं एग्ज़ाम में दे सकूँ।
तो इन सारे चीज़ को मैनेज करते हुए एक ऐसा कंटेंट देना जिस पर जो कहीं से भी पढ़ के आया हो, ऐसा नहीं कि हाँ आपके पास जो छात्र आ रहे हैं, एडुटेरिया के पास जो छात्र आ रहे हैं वो बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि वाले ही छात्र आते हैं। यहाँ एक से एक जो IITian है, वो कुछ पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा कि IITian बच्चे भी आके दे रहे हैं, DU JNU के बच्चे भी आपके यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, और जो बिहार सरकार के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के भी बच्चे दे रहे हैं। और सबके लिए वो जस्टिफाई वाला हो कि भाई उसको भी लगे कि ये कंटेंट तो मेरे सोच से एक लेवल ऊपर का है, और नए बच्चों को तो लगे ही लगे। तो इसको मेंटेन करना कितना टफ रहता है? देखिए, हम लोग सर जो भी मॉडल आंसर को हम लोग जो भी लिखते थे, जो भी हम लोग कंटेंट बनाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे लूसिड लैंग्वेज में लिखें और सिंपल लैंग्वेज में लिखें, ताकि सभी पृष्ठभूमि से जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको समझ सकें और खुद एनालाइज कर सकें उनको, ताकि हम लोग जो भी वो फैक्ट डेटा हम लोग जो दे रहे हैं, जो भी हम लोग फ्लो चार्ट दे रहे हैं, जो भी हम लोग रिपोर्ट का जो कमेटी का रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें, ताकि हमारा आंसर जस्टिफाइड हो और उन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और सीख सकें और अपने एग्जाम में जाके वो लिख सकें। लाल जी सर से एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट पे, जो आपने बताया कि हाँ कंटेंट ऐसे देते हो वैसे। स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है, चीज़ें अच्छी होंगी। अब जब 70वीं में आपने देखा कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो पहले सालों से ही बहुत सारे मैच करने लगे, लेकिन 70वीं में बहुत अच्छा रहा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे टेस्ट के हूबहू मेंस में वहाँ पे आए, बच्चों ने जी तोड़ तरीके से लिखा और वो आकर के आपको फीडबैक दिए। 71st में भी अच्छा रहा। तो क्या इसका दबाव भी आता है आपके ऊपर कि भाई अगली बार भी मैच कराना पड़ेगा, अगली बार भी कुछ करना पड़ेगा, और पिछली बार जो कंटेंट दिए थे उसको थोड़ा और एडवांस करके देना पड़ेगा? तो ये हर साल क्या दबाव भी बढ़ता जाता है? बिल्कुल सर, दबाव तो है ही बेहतर करने का। और अभी लोगों को 70वीं में हम लोगों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा शोर है। एडुटेरिया में 69 में लगभग 50% सिलेक्शन हुआ था, 169 लगभग 350 के आसपास है। तो ये परंपरा पुरानी है, लगभग हम लोग स्थापित करते जा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट हो रहे हैं। तो एक दो चीज़ सर हम अभी कंटेंट के मामले में बताना चाहेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। तो आज से 68वीं से पहले जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था, तो बात बात में लोग बोलते हैं कि बाबा टाइप का पैटर्न, और ये उसमें क्या था कि आधे घंटे में बच्चा को लिखना था। अगर वो 1857 के बारे में लिख रहा है तो जितना जानता है वो लिखते जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या सेट किया, बच्चों के साथ जब सर भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो वो बच्चों के दिमाग में डालते हैं कि तुम्हारे पास 3-4 मिनट ही होता है लिखने को, तो आप क्वेश्चन देखिए और एकदम टू दी पॉइंट लिखने का कोशिश कीजिए। तो जब हम कंटेंट देते हैं तो फिर वही जितना भी उसका एस्पेक्ट है वो डाल देते हैं, और जब हम मॉडल आंसर देते हैं तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है टू दी पॉइंट देने की कोशिश करते हैं 100-150 वर्ड में, ताकि अगर कुछ भूल भी जाए तो 80-90 शब्द लिख ले। ठीक है। एक तारीफ जो मुझे पर्सनली बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने किया कि सर मॉडल आंसर से हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिला कि हर क्वेश्चन में मुझे एक स्केच मिल जाता था, एक ग्राफ मिल जाता था कि इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर सकते हैं, अपने आंसर को अलग कर सकते हैं। ये भी बहुत चैलेंजिंग है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको चूंकि 1 वीक ही मिलता है अपने मॉडल आंसर को प्रिपेयर करके टाइमली डिलीवर करने के लिए, उसमें हर क्वेश्चन के लिए एक स्केच, एक ग्राफ, एक चार्ट प्रिपेयर करना, और वो भी टू द पॉइंट हो, प्रश्न से रिलेटेड हो, सही हो, उसमें कोई एरर ना हो, ये कितना चैलेंजिंग? सर चैलेंजिंग तो बिल्कुल है, और इस चीज़ में जैसे मेरा और विवेक का बहुत मतलब अच्छा ट्यूनिंग अच्छा है, टीम और वर्क वो अच्छा रखना भी होता पड़ता है, क्योंकि तो अगर आप एक हाँ, तरह के काम कर रहे हो वहाँ अगर कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। हम लोगों में एक तरह से डिवीज़न हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती है कि ये अपनी तरफ से देखते हैं, हम देखते हैं, बाद में दोनों एक दूसरे को बता देते हैं। और जनरली हम लोग का जो मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों का जाता है, ऑलमोस्ट सेम जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं होता है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं, तो उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। सेम पेज पर। हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि विवेक जी नयापन लेके आते हैं और हम पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखते हैं, जिससे बच्चा तो नयापन स्वीकार करे लेकिन जो ज़मीन है वो भी नहीं छोड़े। सिंपलिसिटी जो है हमारी सबसे बड़ी निशानी है कि क्यों सिंपल तरीके से। सर आप अगर कभी भी देखिएगा तो मॉडल आंसर हो या मेंस मिरर हो, आसान शब्दों में कहा गया है, कोई भी क्लिष्ट भाषा नहीं, कोई भी हिंदी का क्लिष्ट शब्द नहीं, बस जो चीज़ें हैं उसको बता देना है। विवेक, एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए।
जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मॉडल आंसर जाता है उसमें नहीं, समस्या ये है कि मेंस का सिलेबस काफ़ी बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री सिर्फ पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक, डीआई, बहुत सारे विषय। कितना टफ होता है जब आप लीड कर रहे हैं, तो हर विषय में आपको उस लेवल का पारंगत चाहिए कि आप सबको जस्टिफाई कर सके। ये नहीं कि हाँ, हम हिस्ट्री हमको अच्छा आता है तो हिस्ट्री का मॉडल इसने ज़बरदस्त, और साइंस टेक में मैं वीक हूँ तो कैसा भी दे दो। ये तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ना हम लोगों को होगी या ना बच्चों को होगी, दोनों जगह से नहीं होगी। तो कितना टफ होता है कि हम हर विषय में अपने क्वालिटी को सेम लेवल पे मैनेज करें। जब से जैसे भी टेस्ट, जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है ड्यूटेरिया में, मेंस का टेस्ट सीरीज, उससे पहले हम लोग एक बुकलेट देते हैं। तो बुकलेट में डे वाइज सिलेबस बांटना रहता है। तो उसी डे वाइज सिलेबस को बांटने के क्रम में हम लोग सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स बीपीएससी पूछ रहा है, क्या अप्लाइड पार्ट साइंस टेक में पूछ रहा है, अप्लाइड पार्ट इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जो है, और पॉलिटी में लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ हम लोग कंटेम्प्रोरी जो करंट अफेयर है उनको हम लोग संकलन करते हैं क्वेश्चन में। तो उसी चीज़ को एनालाइज करके हम लोग पहले सिलेबस का बुकलेट बनाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि हाँ, कि क्या अभी जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है उसके क्रम में हमारा जो टेस्ट सीरीज का बुकलेट जो बन गया है, तो टॉपिक्स हम लोग पहले बना लेते हैं कि क्या क्या हमें पूछना है, करंट में क्या पूछना है, पॉलिटी में क्या पूछना है, इकोनॉमिक्स में क्या पूछना है, साइंस में क्या पूछना है, हिस्ट्री में क्या पूछना है, आईआर में क्या पूछना है, और एक तरह से डीआई आता है जीएस 1 में, डीआई का अलग सेक्शन है, सेक्शन 3, तो उसको भी एनालाइज किया जाता है कि प्रीवियस ईयर डीआई कैसा अप्लाइड पूछ रहा है, किस ट्रेंड्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम लोग पहले से उसे एनालाइज करके रखते हैं ताकि चीज़ें बाद में आसान हो। जब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लें आसान हो, सेक्शनल टेस्ट लें आसान हो, उसी क्रम में हम लोग उस क्वेश्चन को सेट करके। ये स्पष्ट है कि एक अच्छा रिसर्च करके ही प्रोग्राम को लाया जाता है, और फिर प्रोग्राम को लाने के बाद उसको जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी उतनी ही शिद्दत से काम किया जाता है। पहले हम लोग आर.एन.डी काफ़ी कर लेते हैं। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही 1 महीना पहले आर.एन.डी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, इस सेक्शन से मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछना है। क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका मैसेज आता था कि अच्छा टीएसटी है ना, मतलब होगा, बस क्वेश्चन होगा, पिछले साल वाला मॉडल आंसर होगा, वही पकड़ा दिया जाएगा। तो ऐसा माइंडसेट कई बार नॉर्मल बच्चों का होता है। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोगों को कई बार लगता है कि ये अच्छा ये मॉडल आंसर मिला है, उसके पीछे कितना रिसर्च है, कितना मेहनत है, कितना समय लगा है, वो जानना भी जरूरी है दर्शकों के लिए। एक चीज़ सर, जैसे हमारे पास या विवेक के पास 2-3 चीज़ें कॉमन होती है, जैसे भारत सरकार और बिहार सरकार का आर्थिक समीक्षा और बजट। तो जो चीज़ें टैली करेगी बजट से, अगर सौर ऊर्जा कर रही है तो हम जाके देखेंगे कि 2026-27 में क्या प्रोविज़न किया गया है, क्या अचीवमेंट है। तो जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं तो उसमें नयापन आ जाता है, कुछ नई योजनाएं आ जाती है, कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने 71वीं में भी सीखा है, और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से इस दबाव को झेला जाएगा और बेहतर तरीके से सर आया जाएगा। एक आपको, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, जब IITN आपके मंच पे आते हैं और वो कहते हैं कि सर क्वालिटी तो ज़बरदस्त थी, उसी से फ़ायदा हुआ, उसी से हमने सफलता पाई, और जब ये प्रशंसा आपको एक सामान्य छात्र से लेकर के एक एक्सपीरियंस और एक सोसाइटी में एक अच्छा स्थान बनाने वाले छात्र से भी आपको मिलती है, तो कितना मुश्किल होता है उसके बाद भी ज़मीन पे बने रहना। क्या मतलब ऐसा नहीं हो जाता है कि लगता है कि अरे हम ही तो ईश्वर नहीं है, जो चाहते हैं वही हो जा रहा है। इतना समझ में आता है कि हम लोग कंटेंट देते हैं, बच्चा मेहनत करता है, निश्चित रूप से बच्चा का भी मेहनत होता है, हम लोग दिशा दिखाते हैं, चलना तो उसी को होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमको लगता है हम लोग के लेखनी में 12-13 हज़ार बच्चे जुड़े हुए थे, तो अंतिम रूप से वही सफल हो पाते हैं जो कंटेंट भी ले, मेहनत भी करे, फॉलो भी करे। तो ये बात होती है, तो उनका भी मेहनत होता है, और निश्चित रूप से हमारा तो मेहनत साथ में होता ही है, जिसका लगातार हम लोगों ने 67वीं के बाद ही देखा कि बहुत सारे बच्चे सफल होकर आते हैं, और ये अच्छा भी होता है, अच्छा भी लगता है कि जब आपके काम को सफल होकर बच्चे लोग याद करें। और जैसा कि परवीन सर बता रहे थे कि दिनकर गोलंबर पे बहुत बच्चे आते हैं, तो एक चीज़ मेरे लिए भी कॉमन रहा कि जब हम दिनकर गोलंबर पे कभी जाते थे
तो बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे शिफ्ट में है, तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछता था सब कि करंट में कैसे पढ़ें। तो उससे हम पूछते थे कि एडुटेरिया में जितना दिया गया है कर लिए हो? तो कर रहे हैं सर। तो बोलते थे पहले ये कर लो तब करना। और जो लोग आ रहे हैं वो उस बात को ज़रूर याद कर रहे हैं कि सर आप बोले थे, और चारों का चारों करेंट, चाहे वो समान नागरिक संहिता से हो या एक राष्ट्र एक चुनाव से हो, 370 वाला हो, लगभग सारा प्रश्न 2 पॉलिटी में और इधर आ गया। तो उसका बहुत फ़ायदा मिला है जो रिजल्ट में भी दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन सुरेंद्र सर से, चूंकि आपको पता है कि मेंस के प्रोग्राम में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी से अच्छे खासे संख्या में छात्रों का भरोसा एडुटेरिया पे रहता है। मेंस में वो हमसे जुड़ते हैं, वो अपने स्टडी को अच्छा करना चाहते हैं, कंटेंट को इन्हांस करना चाहते हैं। तो लेखनी प्रोग्राम के दौरान ऑफलाइन में बड़ी संख्या में छात्र जुड़ते हैं, ऑनलाइन में जुड़ते हैं। कितना मुश्किल होता है टाइमली उनके कॉपी को चेक करवाना है, चेक करा करके मार्क्स का पैटर्न भी बहुत बैलेंस रखना है। ये नहीं कि किसी छात्र को 300 में से 200 नंबर मिल रहा है और किसी को 50 नंबर मिल रहा है, उसको बैलेंस रखना है। टाइमली बच्चों को वो कॉपी वापस करनी है, फीडबैक उनको देना है, रिजल्ट उनका प्रकाशित करना है और फिर अगले सप्ताह में सेम काम में लग जाना है। और ये लगभग 3-4 महीने का मैराथन होता है। तो कितना दबाव रहता है आपके ऊपर, कैसे मैनेज करते हैं इसको? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले तो हम लोग स्टूडेंट को एक टीम में बांट देते, डिफरेंट ग्रुप में बांट देते हैं, जिससे एक ग्रुप में मतलब 100 से 125 बच्चे होते हैं। और ग्रुप में बांट देने से हर ग्रुप के अलग अलग मेंटर होते हैं, वो अपनी तरह से चीज़ों को देखते हैं। उनको डायरेक्शन देना, कब रिजल्ट देना है, कब रिजल्ट प्रकाशित करना तो खैर हम लोगों का काम होता है, लेकिन उनके लिए एक डेडलाइन निर्धारित होता है कि कब आप कॉपी चेक करके देंगे। जिनके साथ कुछ समस्या होती है उनकी समस्या भी सुनी जाती है, कुछ समस्या स्टूडेंट के साथ भी होती है, उनकी समस्या भी सुनी जाती है। कुछ लोग वर्किंग होते हैं, उनके लिए भी उनके ग्रुप को अलग तरह से हैंडल करना होता है। तो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन उसको मैनेज करते हुए, अपने मेंटर्स को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए, स्टूडेंट की समस्याओं को देखते हुए उनको मैनेज किया जाता है सर। और टाइमली रिजल्ट देना, 2 से 3 दिन में रिजल्ट देना, ताकि जो हम फीडबैक देते हैं, जो हमारे मेंटर्स फीडबैक दे रहे हैं, उन फीडबैक पे स्टूडेंट को काम करना होता है, ताकि जो स्टूडेंट अभी मान लीजिए किसी पेपर में 100 नंबर लाया है, उसको और उससे आगे जाना है, उसको और उस कैटेगरी में शामिल होना है जिस कैटेगरी में सिलेक्शन होते हैं। लगभग 55 से 60% अंक उसे प्राप्त करना होता है, एसए हो या जीएस हो। तो ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सिमिलर रूप से होता है। ऑफलाइन में हमारे मेंटर्स हमारे सामने रहते हैं, ऑनलाइन में जो जहाँ है मेंटर्स वो वहीं से जुड़ के काम करते हैं। और प्रत्येक सप्ताह मैं और सर आप भी शामिल होते हैं, उनका एक गूगल मीट होता है और गूगल मीट में हम लोगों ने जो तय किए हैं मानक, उस पर चर्चा होती है कि आपको बोला गया था कि इतने टाइम पीरियड में रिजल्ट देना है, मार्क्स का जो बैलेंस रखना है, कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं कर देना है कि वो पढ़ाई छोड़ दें, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको इतना हतोत्साहित भी नहीं कर देना है कि वो भी पढ़ाई छोड़ दें। तो बहुत बैलेंस अप्रोच। तो उनका ये चर्चा काम हमारे अप्रोच के अनुसार चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको देखना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। और हमारी टीम जो आप देख रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, तो अब शिद्दत से अपने काम में जुड़ी रहती है। और मेंस का जो मैटर तैयार होता है, जो ये हैंड आउट हो या मॉडल आंसर हो, एसे का हो, हिंदी इंग्लिश, हम प्रयास करते हैं कि वो हमारी नज़र से एक बार ज़रूर गुजरे, ताकि उसमें, हालांकि कई चरण से ये लोग भी अपने स्तर से देख लेते हैं, मैं भी अपने स्तर से देख लेता हूँ, उसके बाद वो स्टूडेंट को डिलीवर होता है, क्वेश्चन हो, मॉडल आंसर हो या हैंड आउट हो, और इस तरह ये प्रक्रिया चलती है। और अच्छा, एक क्वेश्चन और जी, जो इन्होंने बताया कि ये मॉडल आंसर देते हैं, मटेरियल्स देते हैं, तो चूंकि आप पूरे मैनेजमेंट पार्ट को देखते हैं वहाँ पे, तो बच्चों के फीडबैक तो आते होंगे। हाँ सर, आपके पास जो वर्क इनके पास है, उनके फीडबैक जो आते हैं, जो जेन्युइन फीडबैक आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं, मेरे पास तो रिजल्ट के बाद ज़्यादातर फीडबैक आता है, आपके पास जेन्युइन फीडबैक आता है जिस समय टेस्ट चल रहा होता है उसी समय, तो वो कैसा रहता है? क्या इनके साथ शेयर करते हैं आप? हाँ, शेयर तो हम आपके साथ भी करते हैं, इन लोगों के साथ भी करते हैं। और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें पर्सनली मैसेज बहुत सारे आए हैं,
है ना, जो लेखनी प्रोग्राम है हमारा, लेखनी से कितना फ़ायदा हुआ। कुछ बहुत ऐसे न्यू कमर हैं जिनको बीपीएससी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, उनके सिलेबस, बीपीएससी के सिलेबस के बारे में भी वो पूरी तरह से अवेयर नहीं थे। हम लोगों ने शुरुआत में एक, आपको भी याद होगा, एक सिलेबस बनाया था, बुकलेट, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी के सिलेबस को डिफाइन किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे थे ईयर वाइज और कभी कभी सब्जेक्ट वाइज, उसको डिफाइन कर, उसको एनालाइज करके और दिया था। वो बच्चों को, न्यू कमर को काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे, और उसी जो हम लोग बताए उस राह पे वो चले और उसको फॉलो किए। और जैसा कि बात हो रही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन लगभग हूबहू आ गए। यहाँ तक कि निबंध में भी बहुत सारे निबंध हम लोग टैली कर गए। हम आएंगे, अभी जीएस की चर्चा चल रही तो थी। हम लोगों के मतलब हम लोगों का प्रयास और विद्यार्थियों का मेहनत रंग लाया है और यह सफलता सामने है सर। नहीं, स्वाभाविक है कि सफलता तो छात्रों की होती है, लेकिन एज ए टीम कितना उत्साहित करता है जब आपको पता चलता है कि इतनी मेहनत हम लोगों ने जो 4-4 महीने 6-6 महीने दिन रात लग के की और उसका इतना अच्छा परिणाम निकला है, तो टीम के लिए हौसला कैसा हो जाता है? बिल्कुल, वो तो काफ़ी बूस्टअप करता है कि हाँ, और आगे के लिए कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर करें और मेहनत और एनर्जेटिक और ऊर्जान्वित होकर करें। ये एक प्रेरणा मिलती है अंदर से। अब आते हैं थोड़ा सा निबंध वाले सेक्शन में। जीएस को हम लोगों ने सुना, पूरे मैनेजमेंट पार्ट को हमने सुना, अब थोड़ा निबंध पे हम लोग चर्चा करते हैं। संतोष जी, कुछ दिनों पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हैं? ठीक है सर। और लंबे समय से आप छुट्टी पे थे क्योंकि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, मतलब हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। हाथ खुलता नहीं। लेकिन शुक्र है छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहा कि आपका जो ये एक्सीडेंट हुआ, ये एक तो एग्ज़ाम के बाद हुआ और दूसरा जो है आप स्वस्थ हैं और आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भविष्य में बच्चों के लिए काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निबंध में बच्चों का सबसे पहला जो आया कि तीसरा सेक्शन जो निबंध का होता है, जिसमें लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं इस तरह के, और उस सेक्शन में जो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, जो लास्ट टेस्ट था एकदम फाइनल टेस्ट, उसके 2 लोकोक्तियाँ हूबहू एग्ज़ाम में आए और बच्चों ने निकलते के साथ मैसेज की बाढ़ आ गई थी इनके पास, हमारे पास, सबके पास, कि सर एकदम हूबहू आ गया, छाप दिए हैं। तो वो कैसे हो गया था? मतलब चमत्कार था या आपने गेस किया था, अपने अनुभव का यूज किया था? सर, इसमें अनुभव भी था और गेस भी था। हाँ, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और अनुमान किए थे कि एक क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बन सकती है। सोनू सर के साथ हम डिस्कशन भी किए, ये भी बोले हाँ इसको दिया जाए, और हम लोग दिए उसको। तो अनुभव भी काम हम लोगों किया, पिछला जो अनुभव था इसे लिखने का, क्वेश्चन सिलेक्शन करने का, तो भी काम किया। अच्छा। आप लोग निबंध के सेक्शन में मटेरियल्स देते हैं, उसके बाद जो है आप मॉडल आंसर देते हैं। निबंध के सेक्शन में अगर बात करें तो यूपीएससी में लंबे समय से निबंध का पैटर्न रहा है, बीपीएससी में पिछले कुछ सालों में ऐड हुआ है। और बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे छात्र आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिनको लगता है कि निबंध बहुत अच्छा वो सीख चुके हैं क्योंकि वो यूपीएससी के लिए उसको डेडिकेटेड होकर काम कर रहे थे। उनको भी सेटिस्फाइड करना है कि नहीं, मेरा जो मटेरियल है वो देखो, तुम पढ़ के कहीं से भी आए होगे, बिरले होगे अपने ज़माने के, लेकिन हमारे कंटेंट जो तुम देख रहे हो इसमें भी बहुत बड़ा दम है, तुमको यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये करना कितना चैलेंजिंग रहता है और कैसे मैनेज करते हैं? बहुत चैलेंजिंग रहता है सर, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि निबंध लिखना एक कला है और इसमें अनुभव, विचार, ये सब काम करता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मौलिकता उसमें झलके, क्योंकि निबंध में 100% मौलिकता होनी चाहिए। जिस निबंध में मौलिकता ना हो तो स्तरीय नहीं माना जाता है। और मौलिकता होने के बाद बच्चे पढ़ते हैं, उनको समझ में आती हैं और रटाए नहीं लिखते हैं, उनको लिखने की कला मालूम हो जाती है, कैसे लिखना चाहिए निबंध। और इस मौलिकता को लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं और लिखना सीख जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य वो लिखना सीख भी जाएँ। जो बच्चे जानते हैं पहले से निबंध लिखना, उनकी बुद्धि में, उनके अनुभव में, उनके ज्ञान में परिमार्जन होता है। और जो नहीं जानते हैं वो भी लिखना सीख जाते हैं। जो ABCD भी निबंध नहीं चाहते कि जानते हैं कि हम क्या लिखना है, उसमें निबंध क्या है, तो वो भी लिखना सीख जाते हैं और अच्छा नंबर मंगाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर। क्योंकि कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने ये फीडबैक दिया, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने फीडबैक दिया कि सर जब पहली बार मैं आया था टेस्ट में निबंध लिखने गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, मुझे बस 10-15 नंबर ही मिले 100 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन जब मैंने मॉडल आंसर पढ़ा, दूसरे बच्चों की कॉपियों को देखा और फिर धीरे धीरे सीखते गया और लास्ट में मैं टॉप 5 के जो मेन मार्क्स गेटर होते थे टेस्ट में, मैं उसमें शामिल हो जाता था। तो ये तो अच्छा फीडबैक रहा है।
दूसरा ये है कि निबंध जो एक सेक्शन है उसमें 300 मार्क्स के कुछ पेपर हैं और जो कि जीएस के हिसाब से एक अच्छा जो है जीएस के बराबरी पे लाके उसको खड़ा कर दिया है और रिजल्ट में एक बहुत बड़ा उसका जो है मतलब कह सकते हैं योगदान रहता है। तो वैसे में बच्चों को निबंध में पारंगत करने के लिए जो आप उदाहरण लेते हैं या जो उसमें डाटा डालते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं एक्स्ट्रा? देखिए सर, इसके लिए डाटा के लिए मोबाइल से मैं सहायता लेता हूँ, किसी वेबसाइट पर जाता हूँ। तो निबंध में डाटा की उतनी महती भूमिका नहीं होती है। अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए डाटा का सहारा लिया जाता है। जीएस का अलग है, निबंध का अलग है। हाँ, तो उसके लिए मैं डाटा का सहारा लेता हूँ। जब अपनी बातों को प्रमाणित करना हो तो डाटा का सहारा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा डाटा देने की जरूरत नहीं होती। उसमें अपना विचार कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेखन की शैली कैसी है, उस पर मैं ध्यान देता हूँ, ताकि लड़का एग्जाम में लिखे तो निरंतर रूप से उसको लिखते रहे। पैराग्राफ जो परस्पर क्रमबद्ध हो, वर्तनी जो शुद्ध वर्तनी लिखे, शब्द संरचना लिखे और शुद्ध लिखे, तो इस पर मैं ध्यान ज़्यादा देता हूँ। अच्छा, बगल में सोनू जी हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन उधर सर पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि टीम का डेडिकेशन लेवल क्या है। संतोष जी का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ तो मेजर एक्सीडेंट था, आप वहीं थे, जगह ब्रेक है, हम लोग नीचे गए भाग के जब ये यहाँ आए थे। तो हम लोगों ने इनसे सवाल पूछा कि आप जब दिखा कर आए हैं तो यहाँ क्यों आए, आपको आराम करना चाहिए, घर जाना चाहिए था। तो संतोष जी ने कहा कि सर कुछ काम किया हुआ है, उसको समझाना पड़ेगा, तब जाकर वो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो काम रुक जाएगा। तो टीम में जिस तरह का डेडिकेशन लेवल, इतना हाई डेडिकेशन लेवल है कि उतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी यही चिंता होना कि काम ना रुक जाए, आधा काम हुआ है उसको किसी को समझाना पड़ेगा, और फिर ये कह के जाना कि घर से भी हम काम करते रहेंगे, इसके लिए एक ज़ोरदार ताली बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी जब संतोष जी को कॉल जा रहा था कि बुलाइए उनको आज मंच पे, तो मैं इसी शंका में था कि उनकी स्थिति कैसी है, वो आ पाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे पता था कि इनका ना तो आएगा नहीं, ये अगर प्लास्टर अभी लगा भी हुआ होगा तो उसके साथ भी आएंगे और बैठेंगे हमारे साथ, मंच साझा जरूर करेंगे। ये डेडिकेशन है। लेकिन शुक्र है कि आपका प्लास्टर कट गया है, ऑपरेशन हुआ, 2 स्टील की प्लेटें लगी हैं हाथ में, और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई। संस्था के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। लगता है कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना। अच्छा, मतलब आप चारों लोगों को एक बॉन्डिंग करना पड़ता होगा, क्योंकि किसी एक विषय के अच्छे हो जाने से, किसी एक टॉपिक के अच्छे मॉडल आंसर जाने से संस्था का नाम तो बनता नहीं है, सारे सेक्शन में अच्छा करना पड़ता है। एक बात सर मैं बता दूं, तो सोनू जी जो हैं वो इंग्लिश निबंध लिखते हैं, तो उनका अलग लिखते हैं, वो अपने ढंग से लिखते हैं, मैं अपने ढंग से लिखता हूँ। इसलिए दोनों इंग्लिश और हिंदी एक निबंध नहीं होता है। टॉपिक एक होते हैं, टॉपिक एक होते हैं, लेकिन निबंध लेखन जो है अलग अलग हो जाता है, क्योंकि निबंध अपनी भावनाओं का खेल है, विचारों का खेल है। बिल्कुल, उनका विचार कुछ अलग, ट्रांसलेशन विचार नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन करवाइए, आप ही मना किए थे नहीं ट्रांसलेशन नहीं करना है। याद है तो सर मना किए ट्रांसलेशन नहीं करना। मैंने कहा कि निबंध का ट्रांसलेशन विचारों को यहाँ से वहाँ फैला देगा, तो वो आपकी मौलिकता आएगी नहीं, आएगी नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक उसको लिखना होता है। चलिए, अब आते हैं हम लास्ट सोनू जी के पास। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट भी हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब आते हैं आपके उस पार्ट पे जिसमें निबंध में आप अपना एक अच्छा योगदान दे रहे थे, और आगे भी उम्मीद था अगर समय होगा तो आप दे पाएंगे। कितना दबाव होता था कि आप चूंकि सबसे नए मेंबर में से एक थे, सारे लोग थोड़े आपसे पहले थे, और एक अच्छा रेपुटेशन जो है एडुटेरिया का बना हुआ था, सब अच्छा काम कर रहे थे, उस बीच के उस इम्पोर्टेंट टीम में घुसना और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाना, टाइमली डिलीवर करना, कितना दबाव और अंदर से एजिटेशन था उसका? सर, जब मैं शुरू में जब यहाँ काम करने आया था तो कुछ अदर कंटेंट वगैरह में देखते तो उतना प्रॉब्लम नहीं थी। जब मुझे बोला गया कि अब आपको ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आना है, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा हेजिटेशन था मन में कि मैं कैसे देखूँगा। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बच्चे आ रहे हैं, उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है, अपना टीम है इतना बड़ा, उसका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो शुरुआत में जब पहला मैं लिखा तो बहुत सपोर्ट मिला, मतलब विवेक सर का मिला, फिर सुरेंद्र सर से भी, जो पहला वो मॉडर्न से रिव्यू कराना था, तो लोगों ने बोला नहीं ठीक है, मतलब ये कर रहे हो पर और अच्छा हो सकता है। तो वो जो मोटिवेशन था वो मुझे बहुत हेल्प किया। और जो सर आप प्रेशर की बात कर रहे थे कि जो बच्चों के लिए मतलब जो प्रेशर रहता है, वो जो मैं लास्ट टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे थे ऐसे का, तो 2 प्रोवर्ब से आए थे और 2 जो जनरल टॉपिक जो सेक्शन 1 और 2 से आता है, तो वहाँ से
तो उसके लिए सर मैं रात को जिस दिन फाइनल कर रहे थे, अपने दोस्त जो क्लोज फ्रेंड है वो भी सिलेक्ट हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कि यार ये मैं 5 सेलेक्ट किया हूँ, इसमें से क्या ये कौन सा दूँ जो कल मतलब जो उम्मीद रखूँ कि आ जाए। तो उन्होंने ही बोला कि ये 2 रख लेते हैं, फिर हम लोग भी बोला ठीक है ये 3 रख लेते हैं। तो उसमें से लकीली जब आया तो बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बोला कि आप लोगों की मैसेज की बाढ़ आ गई थी, तो उससे पहले एक्सपीरियंस मेरा था क्योंकि मैं खुद सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहा था। तो जब मैं बाहर निकला तो लोग बोल रहे हैं अरे ये तो 2 ऑडिटोरियम जो कल एक हफ्ते पहले टेस्ट दी तो उसमें से आ गया। तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप लोग को थोड़ी देर बाद मैसेज पहुंचा होगा। मतलब लाइव हाँ, हमको फेस live। किए कि हाँ बच्चे वहाँ बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि और- आपने उसमें योगदान दिया जी, था। और मैं खुद जब लिख रहा हूँ तो मुझे तो ऑलमोस्ट वो दोनों याद ही थे, तो उसमें से कोई एक चूज़ करके वो लिखना था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सेंटर पे सब लोग यही निकल रहा है तो बोल रहे हैं आखिरी टाइम में जब वो बाहर निकल रहे थे बच्चे तो मैंने ही बनाया था। नहीं सर। नहीं, ये सीक्रेट रखने के लिए सबको बोला गया है कि हम लोग काम करें, चुपचाप काम करें, हमारे काम बोलें, ये हमारी टीम की एक मेन धारणा रही है। अच्छा, आप लोगों ने ये वर्क किया, मॉडल आंसर ये सब, तो बच्चों का एक डिमांड आया था कि सर ये तो हो गया कि हम लोग वीक कर रहे हैं, अगर हम घर पे अभी से अपने तरीके से काम करना चाहें, तो आप सभी के सहयोग से निकला मेंस मिरर, GS1, GS2 निबंध, प्लस उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अलग अलग आए। DI की बुक अलग से आई, कि यानी पूरा मेंस पैकेज अगर कोई घर पे बैठ के तैयारी करना चाहे, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग। तो उसको देने के समय भी आप लोगों के ऊपर दबाव रहा होगा, क्योंकि ये तो हर स्तर के बच्चे पढ़ेंगे यस। और उसको यूज करेंगे एग्ज़ाम में, अच्छा कंटेंट जाना चाहिए, तभी बच्चे हमारी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि एक रेपुटेशन जब किसी संस्था की बन जाती है तो उसके बाद एक छोटे छोटे प्रोग्राम में भी आपको अपना पूरा 100% देना पड़ता है। उस समय कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था मेंस मिरर में? सर मेंस मिरर जो इसके पहले भी एक आया था, ये सेकंड वर्जन था, तो उसमें एक मैम थी सौम्या पांडे, हाँ, उनने उन्हीं- काम किया उनका था। महत्वपूर्ण तो काम था। उसके बाद हम लोग को लगा कि और क्या इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले सारे थीम वाइज जितने टॉपिक हैं, क्योंकि ऐसे में तो कुछ फिक्स सिलेबस नहीं है, तो थीम वाइज करके उसके रिलेटेड जितना फॉर्डर मटेरियल हो सकता था, कोट है, डेटा है, कोई एनेक्डोट है, कोई मतलब कपलेट्स है जो अपने यहाँ यूज़ करते हैं प्रोवर्ब में, वो सब कुछ हमने आगे उसको कंपाइल करके दे दिया। उसके बाद जो 3 साल का जो पेपर हुआ 67, 68, 9, उसको हम लोगों ने कंपाइल करके उसी बुक में, क्योंकि ये सोचे 2 ही साल का PYQ है तो अलग से उसको क्यों करते हैं, तो उसको मेंस मिरर ऐसे में ही PYQ को भी कंपाइल कर दिए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 100 उसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए थे कि जिसको अगर आप टेस्ट के अलावा कोई और प्रैक्टिस करना आप चाहते हो, 100 क्वेश्चन और देख सकते हो, ताकि इसके बाहर आपको थीम प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो 71वीं मेंस में भी बहुत लोगों को काम आया, और 70वीं में तो खैर उसमें से सब मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो ही रही थी। तो वो काफ़ी रिफॉर्म करना चैलेंजिंग थोड़ा रहता है हर साल। हिंदी में आप बताइए संतोष जी, आपने मेंस मिरर हिंदी निबंध जो है, आपने इस बार उसको पूरा रिफॉर्म करके एक अच्छे से प्रेजेंट किया, बच्चों के अच्छे फीडबैक आए। कैसे मेंस मिरर पर इतना वर्क करके, चूंकि एक दबाव इधर मॉडल आंसर का भी है, इधर भी कंटेंट देना है, उधर भी कंटेंट देना है, और सेम कंटेंट नहीं देना है, क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि सब जगह एक ही कंटेंट है। कितना दबाव रहता है? बहुत दबाव रहता है सर, लेकिन इसके बावजूद आदमी टाइम निकाल कर काम करता है। इस विषय पर आपसे चर्चा भी हुई थी, तब बोले थे अलग अलग वर्गीकरण कर निबंध दिया जाए, राजनीति के लिए सब हम ही अलग। बोले थे तो आप नहीं, आपसे राय ली गई थी। देखिए, अब मैं बताना ये चाहूँगा कि एक्चुअली हम लोग एक टीम है, जी। तो जब भी कोई काम होता है तो हम हाँ, आपसे राय ली छोटा जाती जो है। इनपुट हो जी। सकता है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं ज़रूर अपने टीम के तो साथ मुझे साझा अच्छा करता हूँ लगा कि वो। ये कर सकते हैं, तो जी। इससे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। जी, ये मुझे अच्छा लगा कि अलग अलग वर्गीकरण करके दिया जाए। वैसा ही सभी वर्गीकरण किया है, उसी आधार पर टॉपिक का चयन किए। कुछ पिछले PCS एग्ज़ाम को देखकर, जैसे UPPCS में निबंध लिया जाता है, UPSC को देखकर कुछ अपने अनुभव से उसका चयन किया अलग अलग कर कर। उसके बाद उस पर बहुत चिंतन मनन, प्रत्येक टॉपिक पर चिंतन मनन करता था। चिंतन मनन करने के बाद जो विचार आते थे, जो मौलिकता आती थी, उसको मैं सीरियल वाइज लिखता था। मतलब उसके लिए समय देना समय पड़ता जी है। हाँ, समय बहुत देते थे उस पर, और घबराते नहीं थे, और ऊपर से प्रेशर मुझको उतना नहीं दिया जाता था कि आप मतलब सही ढंग से ये तो लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ, चूँकि बुक एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम कहेंगे किसी को कि अगर 5 दिन में निकाल दीजिए, मार्केट में अभी ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चे अभी हल्ला कर रहे हैं, दे दीजिए, और अगर क्वालिटी नहीं देंगे तो जल्दी देने का भी कोई खास फायदा बच्चों को नहीं होगा। तो हमारा मोटो ये रहता है कि थोड़ा देर से भी दे, लेकिन
अच्छा क्वालिटी और अच्छा कंटेंट दे जो उनको लाभ पहुंचाए। तो उसमें मैं प्रयास किया था कि निबंध पढ़ने के बाद वो लिखना सीख जाए। पृष्ठभूमि निबंध लिखने के पहले पृष्ठभूमि जो उसमें भी बताए थे उदाहरण के साथ कैसे लिखा जाता है, ग्रुप ए में कैसे लिखा जाता है, ग्रुप बी में कैसे लिखा जाता है, ग्रुप सी का निबंध कैसे लिखा जाता है, ये सब डिस्कशन किए थे, उसमें लिखे हुए थे। उसके बाद मैं हमेशा प्रयास करता था प्रत्येक टॉपिक ऐसा दें कि वो पढ़ने के बाद वो लिखना सीख जाए, क्योंकि रटने वाली चीज़ नहीं है वो, चलिए, लिखने की आदत बहुत सीखने वाली बढ़िया, चीज़ है। बहुत बढ़िया। एक बात और बताइएगा, विवेक से पूछता हूँ मैं कि जैसा संतोष जी ने कहा कि हर छोटी बड़ी चीज़ जब होती है तो राय ली जाती है और एक मीटिंग होती है, उसमें बातचीत होती है। और मैं भी कई टीम्स लीड करता रहा हूँ तो ये चीज़ें कई बार फेस करनी पड़ती हैं। कई बार राय अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए प्रवीण सर ने राय दी और अच्छी नहीं लगी, और आपका एकदम आप है कि नहीं, आप पहले से नहीं सोचे कर- कि ये वाला मेरा प्लान बहुत अच्छा हाँ, है। और वो प्लान ही पूरा चेंज हो रहा है, तो आप क्या करते हैं फिर? एक्चुअली क्या है कि जो राय अगर सर कोई भी एडवाइस दे रहे हैं, लालजी सर एडवाइस दे रहे हैं, सुरेंद्र सर एडवाइस दे रहे हैं, प्रवीण सर एडवाइस दे रहे हैं, और हम जो चीज़ सोचे हुए हैं, तो सर की एडवाइस जो भी है, सर ने बोला कि इस आंसर में ये चीज़ इंक्लूड करना है, क्वेश्चन को ऐसे इंक्लूड करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि फुलफिल हो, कि बच्चों को क्या फ़ायदा हो। मेरा राय इंपॉर्टेंट नहीं रखता है वहाँ पे, सर का भी नहीं इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है कि बच्चों को क्या फ़ायदा हो। तो फिर हम लोग उसी Content की क्या तरह से अच्छा हम है, लोग ये मायने रखता है। कंटेंट क्या हो ज़्यादा, तो इसीलिए उस तरह से काम किया जाता है कि बच्चों को जो फ़ायदा हो, कंटेंट जो भी क्वेश्चन है, कंटेंट का जो आंसर है, मॉडल आंसर है जो भी कंटेंट में जा रहा है, हैंड आउट जो भी जा रहा है, तो उससे बच्चों को क्या फ़ायदा हो वो ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। इसका रीज़न ये है ना कि अगर मैं राय दे रहा हूँ या सुरेंद्र सर राय दे रहे हो, चाहे कोई भी दे रहा हो, ओवरऑल ये राय किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है ना, संस्था के लिए कोई राय नहीं होता है, संस्था से जुड़े हुए बच्चों के लिए राय होता है। तो अगर वो फाइनली उसके लिए बेनिफिशियल है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं, किसी को ईगो हर्ट नहीं होता है, किसी को बुरा नहीं लगता है कि हाँ मेरा ज़्यादा सुना गया, मेरा कम सुना गया, क्योंकि हम जिनके लिए काम कर रहे थे उनके लिए आउटपुट निकल गया तो हो गया। मेरी टीम तो जब मैं इस तरह की राय देता हूँ उस समय सुन लेती है, लेकिन 12 घंटे के भीतर उसको खारिज करने का तरीका खोज के लाती है। अच्छा, एक चीज़ इस बारे में संतोष जी जैसा बार बार इशारा कर ही दिए कि सर मेंस प्रोग्राम में कितना इन्वॉल्व होते हैं पर्सनली। एक चीज़ जो सबसे अच्छा हमको प्रवीण सर का लगता है कि वो बिना पढ़े कोई राय नहीं देते हैं। एक होता है कि कई लोग फौरी तौर पर 2-4 पेज उल्टे और सतही तौर पर देखे और बता दिए। तो ये अगर हम कोई चीज़ देते भी हैं तो ये एक आध दिन का समय लेंगे, देखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो सिलेबस हो या कोई भी और चीज़ें हो, उसके बाद बताएंगे कि ये छूट गया है, इसको करिए, या जो राय हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ ये नहीं कि हम राय मांगे तो राय दे, पूरा देख के देते हैं। तो हमको भी लगता है कि नहीं, वैल्यूबल है, समय लेके पढ़ के देख के वो बोले हैं, तो निश्चित रूप से हम दोनों ही एक्चुअली कोशिश ऐसा करते हैं। क्यों होता है ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्लासेस लेता रहता हूँ तो बच्चों से डायरेक्ट मेरा इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो मैं उस समय समझ पा रहा होता हूँ कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनको कहाँ दिक्कत हो रही है। तो मैं अपने थ्रू एक पास ऑन करता हूँ इधर कि डिमांड किस तरह का आ रहा है, बच्चे क्या चाह रहे हैं आपसे, तो फिर वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, हमारे कंटेंट के माध्यम से उधर से फिलफिल हो जाता है। तो एक तरह से मैं वो जरिया बन जाता हूँ जो स्टूडेंट से इधर आके, तो वो एक फ़ायदा मिल जाता है। हम लोग, मैं ज़्यादा राय नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर बैठा रहता हूँ राय देने के लिए। और सुरेंद्र सर का मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ इस प्रोग्राम के लिए। मैं आज बोल रहा हूँ कि एक बड़े भाई की तरह शुरुआती 2 साल में जब मैं शुरू में ये सब चीज़ें शुरू किया था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल दौर था कि किस एक फेज से निकल के अगले रोल को एक्सेप्ट करना लाइफ में। तो उस दौरान ये बहुत हेल्प किए थे। हम लोग घंटों बैठते थे ये कमियां निकाल के, चूँकि इनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी, तो मतलब हमको ये सिखा दिए वर्तनी पर कि पूरा ध्यान दिया जाता था। तो इनका ये दिया हुआ है कि सब लोग सेंटर पे बोलता है कि मॉडल आंसर में एक भी गलती नहीं होता है। तो ये 2 बार में 66 में 67 में सिखा दिए कि अच्छे से करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और कभी ज़रूरत अभी भी पड़ता है तो ये बताते हैं। मेरा जो अनुभव है अभी कुछ दिन में जितने भी मीटिंग्स होती हैं, और ये मेरी भी फितरत है, मेरी भी टीम ने अगर किसी मीटिंग में किसी पॉइंट पर मुझे खारिज किया या उनकी राय अलग है मेरी राय अलग है, तो अगर उसको किसी ने जस्टिफाई कर दिया तो मैं फिर अपनी राय वापस ले लेता हूँ। तो मैंने इस मीटिंग्स में ये ऑब्ज़र्व किया कि ये आपकी भी खासियत है, जितनी बातें होती हैं ये बहुत
कड़ाई से उसको रखते हैं, लेकिन सामने वाला अगर अच्छे से जस्टिफाई कर दिया तो उसी मीटिंग में, मैं तो थोड़ा टाइम लेता हूँ, ये उसी मीटिंग में बोल देते हैं अच्छा ठीक है कर लो। रीज़न ये है ना कि उद्देश्य कहाँ है। मेन सबसे ये होता है कि उद्देश्य सिर्फ मेरे लिए तो है नहीं वो कि हम मेरी बात सुनी गई। उद्देश्य ये है कि हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं क्या उसमें इस चीज़ से फ़ायदा होगा। अगर होगा तो मुझे 2 मिनट में भी पलटने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, किसी ने समझाया कि नहीं सर इसको होने से अच्छा हो जाएगा, और मुझे अगर फील हो गया कि नहीं नहीं इनका राय जो है वो सही है, तो मैं 2 मिनट में उसको कर देता हूँ। अच्छा गुण है, काबिलियत है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये सारे जो मटेरियल्स बनते हैं, प्रोग्राम हैंडल करना होता है, ये सब इसमें टीम वर्क कहा जाता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की बस की बात ही नहीं है। मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये एहसास हो गया था कुछ ही दिनों में कि अगर कुछ बेहतर करना है तो एक टीम क्रिएट करना पड़ेगा। सुरेंद्र सर जो है वो हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे उस टाइम, तो हम लोग मिल करके एक टीम बनाए, धीरे धीरे सदस्य जुड़ते गए ये सब। अब जब आप ये सारी टीम बन गई है, आप लोग काम करते हैं, तो उसमें एक अच्छा हेल्दी रिलेशन आप सभी के बीच में मैं देखता हूँ तो एक भाई जैसा रिलेशन लगता है। कभी लगता ही नहीं है कि आप फैमिली से दूर है, तो एक फैमिली वाला माहौल मिलता है, वहाँ पर आप काम करते हैं तो वो कितना इजी कर देता है आपके वर्कलोड को, आपके काम को, कि पता ही नहीं चला और 3-4 महीने का मैराथन जैसा वर्क जो है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि हम लोग फेस करते हैं 4 महीने लगता है कि एकदम मेंस का सीरीज मतलब मैराथन, यानी सुबह शाम काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक वीक खत्म हुआ तो अगले वीक का टारगेट है, फिर खत्म हुआ अगले वीक का टारगेट है। मतलब 2 टेस्ट हो जाता है। मतलब टारगेट खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब इस तरह का। तो उस मैराथन में ये फ्रेंडली माहौल, फैमिली माहौल कितना इजी कर देता है एक एक करके। सर अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरा जर्नी यहाँ लगभग 2.5 साल का रहा, तो उसमें अगर ये माहौल नहीं मिलता तो शायद मैं ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाता ना यहाँ, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन के तौर पे, ना अपना ही जो मैं कर रहा था उसमें, दोनों में मैं बिना इस बॉन्डिंग के और बिना इस सपोर्ट के तो नहीं एक कर क्वेश्चन तो आपसे एक और एक्स्ट्रा बनता है। आपने इस बार सिलेक्शन लिया है, Yes, 2-3 बार 4 बार आप यूपीएससी से लेके बीपीएससी के मेंस इंटरव्यू तक आप इंटरव्यू में गए, असफल हुए। आपके यहाँ पे जो जर्नी रही, काम किया, उससे वास्तव में आपकी तैयारी में कितना फ़ायदा मिला? सर अगर लॉजिकली देखें तो मुझे लगता है कि मेरे सिलेक्शन में मेजॉरिटी रोल अपने इस काम का है, क्योंकि इसके पहले भी मैं इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ तो मैं ब्रेक थ्रू मुझे फाइनल में नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने का भी मिल रहा था, और उसके बाद जो भी कंटेंट पे काम कर रहे हैं वो भी पढ़ाई ही था। वो भी पढ़ाई ही था, और उसमें और प्रेशर रहता था कि ये इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जस्टिफाई होना चाहिए बच्चों के लिए भी, और मेरा भी रोल यहाँ अगर मौका मिला है तो उसको भी जस्टिफाई होना चाहिए। तो उसके चक्कर में काफ़ी तैयारी हुआ, मतलब आंसर राइटिंग से जिस चीज़ से मैं भागता था। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पढ़ने के लिए लगा, अरे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, छोड़ दो, लेकिन बाद में पता चला ये तो सिलेबस में हमने दे रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके कारण भी कई बार पढ़ाई होगी। ऐसा है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी ये लोग कर रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब ऑप्शन नहीं बचता है। कॉपीज़ भी जो रिव्यूज़ करने की आती हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी अच्छे टॉपर्स की कॉपी से, उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट फिल्टर आउट करते हैं अगर काम का है तो ये सब मिला के बताइए संतोष जी, आपका यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो आपके कलीग्स हैं जिनके साथ आप दिन रात बैठते हैं, पूरा दिन पास होता है, मतलब हमारा मानना यही है कि हम 2 फैमिली बना लेते हैं, एक तो घर में रहता है और जब वर्क प्लेस पे हम जाते हैं तो वो एक फैमिली हो जाती है। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? एडिटोरिया मेरे लिए एक टीम ही नहीं है, बल्कि परिवार है। वैसा परिवार है जहाँ पर मधुरता का वातावरण पाया जाता है। सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करने के तैयार रहते हैं, ईगो नहीं है, किसी के साथ कोई बात आदमी खुल कर करता है, कोई समस्या रखता है उसका समाधान मिलजुल कर किया जाता है। तो वैसा वातावरण मैं कहीं नहीं देखा हूँ, इससे पहले भी बहुत जगह काम किया हूँ, लेकिन जो एडिटोरिया में पारिवारिक माहौल है, मधुरता का जो वातावरण है, ईगो पॉइंट नहीं है, वो बहुत अच्छा मुझको लगता है, और यही मुझको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहता है। विवेक, आप बताइए, आपने बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, तो उसमें कैसा रहा? सर मुझे यहाँ एडिटोरिया में लगभग काम करते करते लगभग 3 से 3.5 साल हो गए, और लगभग मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं एक इंस्टीट्यूट या फिर एक
ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लग रहा Workplace था तो वर्क प्लेस तो feel लग रहा नहीं था होने फैमिली देते जैसा हम। वर्क प्लेस है। अगर शाम को 6 बजे भी अगर जाना है यहाँ से तो मन नहीं करता है जाने का, लगता है और 2-3 घंटा और रुक जाते हैं, ऐसा हो जाता है। इमोशनल रिलेशन बन गया है एडुटेरिया से। कभी संडे को अगर मन नहीं किया आने का, फिर भी दोपहर होते होते अपने आप पैर लगता है कि एडुटेरिया की तरफ बढ़ जाता है, चलो चलते हैं, कुछ ना कुछ बैठ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ बात हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, या कुछ ना कुछ काम ही कर लेंगे। तो एक ऐसा रिलेशन हो गया है, ताकि मतलब क्या होता है कि मतलब अब दिन भर मन में चलते रहता है कि हाँ वो काम छूटा हुआ, वहाँ पे जाना है, करना है। कभी ऐसा वर्क प्रेशर भी रहता है तो एक मूड लाइट हो जाता है, यहाँ पे आते के साथ काफ़ी लाइट मूड हो जाता है। और काफ़ी जो हमारी टीम है काफ़ी फ्रेंडली है। कभी इमरजेंसी में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े तो लालजी सर हैं और भी लोग हैं तो उस काम को देख लेते हैं। कभी ये भी अगर कोई और टीम मेंबर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो हमारे ऊपर आता है वो जिम्मेदारी, तो हम वो चीज़ को देख लेते हैं और काम काफ़ी स्मूथली हो जाता है। लालजी सर। वो सेम चीज़ विवेक जी बोले ही हैं कि हम लोग का खासकर पर्सनल बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है कि हम लोग जीएस में अच्छा कर पाते हैं, सोच पाते हैं। कई बार सिर्फ ऑफिस आवर के अलावा भी हम लोग रात में बात करते हैं कि ये टॉपिक दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, क्या हो सकता है, क्योंकि चैलेंजेज तो रहते हैं कि एक अगर हम लोग फुल टेस्ट लेते हैं तो 9 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में पूछना रहता है एक फुल टेस्ट में, तो 3 या 4 लेते हैं तो 36 क्वेश्चन में हम लोगों को पूरे साल का समेटना होता है, तो बहुत लंबा डिस्कशन चलता है। तो जब तक पर्सनल बॉन्डिंग नहीं रहेगी इस तरह की सफलता नहीं आएगी। और वो सिर्फ इस लेवल पे नहीं, आप लोग के लेवल पे भी सर इतना है फ्लेक्सिबिलिटी कि कभी कोई दिक्कत हो तो आपसे लगातार पूछ सकते हैं। और बाकी सुरेंद्र सर तो और सुरेंद्र सर मार्गदर्शक से हम एक रहेंगे। क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि इनका तो फैमिली बॉन्डिंग बनाते हैं, इनको फैमिली बॉन्डिंग मेंटेन करवाना पड़ता है, क्योंकि ये उस स्तर पे हैं टीम में कि इनको ये जिम्मेदारी है कि सबके बीच में अच्छा रिलेशन आपके थ्रू बने, क्योंकि ये उस तरह के इंसान रहे हैं अपने जीवन में। मुझे लगता है कि गुस्सा होते तो शायद मैंने आज तक देखा ही नहीं है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है सच में। मैं कभी कभी हो जाता हूँ फ्रस्ट्रेट होकर किसी चीज़ से लेकर, इरिटेट, गुस्सा थोड़ा हो जाता हूँ, बट इनको मैंने नहीं देखा है कभी कि गुस्सा होते हैं। कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, कितना भी दबाव हो, तनाव हो, ये बहुत ही कूल होकर के हैंडल करते हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहता है सबको एक फैमिली माहौल देना, फ्रेंडली माहौल देना कि सब अच्छे से काम कर सकें। सबसे पहले तो सर इसका इंस्पिरेशन जो मिला, हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे और जर्नी आगे बढ़ी, यूट्यूब के माध्यम से आपका चल रहा था, और जो हम लोगों ने अपनी तैयारी में फेस किया था कि जब हम लोग मेंस की कॉपी लिखते थे तो उस समय उसको चेक करने वाला कोई नहीं होता था, है ना। अपने लिखिए, समझिए, खुद समझिए, खुद समझिए, खुद गलती सीखिए, करिए। और वो बीपीएससी बताएगी कि आयोग बताएगा कि आपने कितना नंबर लायक लिखा है। बाकी कोई बता नहीं सकता। तो हम लोगों ने तैयारी के क्रम में ही ये निश्चित किया था कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं कि हमारे बाद तैयारी करने वाले जो भी एस्पायरेंट हैं उनको कम से कम ये फेस ना करना पड़े कि उनके सामने ये समस्या हो कि हम जो लिख रहे हैं उसकी कॉपी चेक करने वाला कोई नहीं है। तो कोविड का समय था और हम सब लोग घर पे थे, और हम लोगों ने फिर ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिया जाए, उनसे आंसर मंगाया जाए और उसको चेक करके 1-2 दिनों में लौटाया जाए। जो काम हम लोग खुद किए थे, जो आज खुद ये से टीम किए कर रही थे। है, हाँ खुद से कर रहे थे, और जो काम एक उस टीम समय वर्क के रूप में छोटी थी, बहुत हम लोग कम सदस्य थे और स्टूडेंट भी कम थे। आपके यूट्यूब के माध्यम से जो स्टूडेंट हम लोगों से जुड़ पाए थे उनके माध्यम से हम लोग उनके लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो वही कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज स्थिति इस कदर है, एक बड़ी टीम के रूप में हम लोग हैं, और लेखनी प्रोग्राम के तहत बहुत सारे स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे, बड़ी टीम हो रही है, आप लेखनी प्रोग्राम में और ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके कॉपी चेक से लेकर के और कंटेंट तक में लगभग कितने लोग आपके संपर्क में रहते होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके, जो पूरे प्रक्रिया में शामिल होते होंगे एडुटेरिया में? 70वीं में तो सर संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 21 ग्रुप टोटल ऑनलाइन के काम फंक्शन कर रहे थे उस समय। 21 ग्रुप इन द सेंस कि हर ग्रुप में 100 से 125 बच्चे थे, और 21 ग्रुप वो फंक्शन कर रहा था। और जितने हमारे पटना में सेंटर हैं, दिल्ली में से जितने रीजनल सेंटर हैं, दिल्ली में सेंटर हैं, सब पे मतलब टेस्ट में तो समस्या हम लोगों के साथ भी होती थी, कॉपी चेक करवाने की, समय से रिजल्ट देने की। तो ये हम लोगों के लिए एक टफ टास्क था जिसको हम लोगों ने पूरा किया। और हमारी टीम में कुंदन सर हैं और भी लोग हैं जो इस काम में भी अपना योगदान दिए, और जिसके चलते हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्मूथली वर्क किया, और रिजल्ट अभी सामने है कि मैं जहाँ तक गेस कर पा रहा हूँ लगभग 150 से 200 लोगों की टीम थी जो केवल मेंस पे 70वीं में काम कर रही थी उस दौरान।
तो ये था। और जहाँ तक रहा फ्रेंडली बिहेवियर का सवाल, जो सवाल बन रहा था, पूछा जा रहा था, तो जब हम नेतृत्व के रूप में एक कूल माइंड के रूप में काम करते हैं और कूल होकर काम करते हैं, तो टीम से काम लेने का, और चूँकि डिफरेंट लोगों से काम लेना है, तो हम कूल रह के ही उनसे काम ले सकते हैं, उनको कुछ सजेशन दे सकते हैं, उनके लिए कुछ टारगेट फिक्स करते हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने में कुछ समस्या आ रही है उसको सुनते हैं, बच्चों की समस्या है उसको सुनते हैं, तो वो सब चीज़ मैनेज हो जाती हैं धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो रिजल्ट सामने है वह लेखनी प्रोग्राम और हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम चला है उसमें समर्थ प्रोग्राम। हाँ, समर्थ प्रोग्राम था, तो इसमें भी एक महती भूमिका रही है। और इसकी लेखनी की और साथ साथ इंटरव्यू प्रोग्राम भी मैराथन इंटरव्यू प्रोग्राम था, जिसमें 2-2, 3-3 सेंटर चल रहे थे, दिल्ली में चल रहा था, यहाँ चल रहा था मॉक के लिए। तो वह सब भी इन्हीं टीम की बदौलत, और भी लोग जुड़े, हमारे कुछ सीनियर्स थे वो लोग जुड़े, सहयोग किए, और धीरे धीरे यह काम अपने गंतव्य को प्राप्त हुआ। चलिए, तो एक बार अमृत सर को देते हैं। और पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पूरे सेशन में आए और अपनी जर्नी एक्सपीरियंस को शेयर किया। एक लास्ट सजेशन जो मैं देना चाहता हूँ बच्चों को, कि आप पीटी की तैयारी अगर कर रहे हैं 72वीं की, आप पीटी दीजिए। मेंस में हमारी टीम तैयार है आपके लिए। और अगर आप 73वीं की तैयारी कर रहे हैं, 74वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी के साथ साथ ही मेंस की तैयारी भी आप कीजिए, ताकि जर्नी आपकी थोड़ी आसान रहे और आपकी सफलता पहले ही बार में डन हो सके। तो चलिए अमृत सर, बिल्कुल। करते हैं। तो ये कार्यक्रम आपने लेकिन देखा होगा, जितने भी हमारे धुरंधर हैं ये लोग, और समझा होगा आपने कि किसी भी संस्थान के सफल होने के पीछे, विद्यार्थियों के सफल होने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। देखिए, संस्थान किसी एक व्यक्ति के विज़न से शुरू तो होता है, लेकिन कामयाब तब होता है जब बहुत बड़ी टीम एक साथ मिलकर काम करती है, और हमेशा ये क्रेडिट टीम वर्क को जाता है। तो इसलिए एक बार फिर से टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और विवेक ने कहा, अभी एक बात कही थी, इस संडे को भी इनके पैर खींचे चले जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, यहाँ संडे नहीं होता। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी और आप सबका भी। थैंक यू।